गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के रिमेनिंग टॉपिक और आज के लेक्चर में मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। पहला रीनल कैंसर, दूसरा आएगा नेफ्रोब्लास्टोमा और लास्ट वन इज द टेस्टिकुलर कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। तो पहले तो देख लेते हैं रीनल कैंसर है क्या, उसका मीनिंग क्या। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? किडनी कैंसर यानी कि रीनल कैंसर रहता है। ये लेफ्ट किडनी है और स्प्रेड टू द रीनल वेन यानी कि जो रीनल कैंसर है वो आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, रीनल कैंसर है क्या? इट्स अकाउंट्स द फॉर द अबाउट 5% ऑफ द ऑल कैंसर। कितना परसेंटेज देखने को मिलता है? 5% देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रीनल कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द रीनल एपिथेलियम। जो भी कैंसर का जो कैंसरस सेल यानी कि कार्सिनोमा होता है वो कहां से शुरू होता है? तो रीनल के एपिथेलियम सेल से। एंड अकाउंट फॉर मोर देन, अकाउंट का मीनिंग क्या? ज्यादा रहता है 85% ऑफ द ऑल किडनी ट्यूमर्स, यानी कि 85% से ज्यादा जितने भी टाइप्स के किडनी ट्यूमर्स होते हैं वहां पर कहां पर शुरू होता है? रीनल एपिथेलियम से शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज द जेंडर, यानी कि अफेक्ट्स मेन मोर देन द वुमन। अफेक्ट्स किसमें ज्यादा करेगा? मेन में। सेकंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ओबेसिटी भी होने की वजह से भी रीनल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द इंडस्ट्रियल केमिकल्स। केमिकल की वजह से सबसे ज्यादा होता है। सच एज द एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में काम करता है, हैवी मेटल एस्बेस्टोसिस में काम करता है, पॉलीसिस्टेटिक किडनी डिसीज है तो उसमें भी ये संभावना ज्यादा रहती है। टोबैको यूज, अगर कोई टोबैको यूज कर रहा है लॉन्ग टाइम से तो उसकी वजह से भी ये किडनी कैंसर होने की संभावना रहती है। अब ना वो डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट वन इज द पाल्पेबल एब्डोमिनल मास हेमेचुरिया। हेमेचुरिया का मीनिंग पता ही होगा आपको। पेन द मास इनटू द फ्लैंक, यानी कि एब्डोमिनल एरिया में पेन देखने को मिलेगा। पेनलेस हेमेचुरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डल पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कॉलिकी पेन देखने को मिलेगा। कॉलिकी पेन का मीनिंग क्या? ऐसा पेन जो शुरू कब होता है और खत्म कब होता है वो आपको पता ही नहीं चलता, यानी कि शुरू भी हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। शुरू खत्म, यानी कि कॉलिकी पेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इफ ए क्लॉट, या फिर क्या प्रेजेंट होगा? क्लॉट या मास प्रेजेंट रहता है, मास ऑफ द ट्यूमर सेल पासिस डाउन द यूरेटर, यानी कि मतलब क्या होगा? जो भी क्लॉट या फिर मास वो कहां पर पास डाउन होता है? यूरेटर के पास आने की कोशिश करता है, तब कौन सा पेन देखने को मिलता है स्टूडेंट? कॉल्की पेन देखने को मिलता है। कौन सा पेन देखने को मिलेगा? कॉल्की पेन। नेक्स्ट, वेट लॉस हो जाता है, इंक्रीजिंग द वीकनेस एंड द एनीमिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। अब कौन कौन से डायग्नोसिस, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? सिस्टोस्कोप। चलिए फिर इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला क्या होगा? आईवी यूरोग्राफी, या फिर उसे क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस यूरोग्राफी। इट इज द वन टाइप ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसमें क्या करते हैं? इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एंड द एक्सरे इमेजिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। पता चला? उसमें क्या करेंगे? इंट्रावेनसली हम कॉन्ट्रास्ट इंसर्ट कर देंगे और एक्सरे लेंगे किसका? यूरिनरी ट्रैक्ट का, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसमें क्या करते हैं? सिस्टोस्कोपी इज द प्रोसीजर है, उसमें क्या करेंगे? टू लुक इनसाइड द ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर देखेंगे। कैसे देखेंगे? यूजिंग ए थिन कैमरा, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोस्कोप। जो यानी कि सिस्टोस्कोप की हेल्प की मदद से क्या करेंगे? हम एग्जामिनेशन करेंगे किसका? ब्लेडर का। पता चला? सिस्टोस्कोपी इज द प्रोसीजर टू लुक इनसाइड द ब्लेडर। किसकी हेल्प से? कैमरा की हेल्प से। उस कैमरा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिस्टोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोस्कोप। उसके बाद क्या आएगा? यूएसजी, सिटी स्कैन, वो सब कॉमन ही है। नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट में तो क्या है? देखो ये दिख रहा है हेल्दी किडनी, कितनी हेल्दी दिख रही है। और बाजू में देखिए वो क्या है? कैंसर इन द किडनी। देखा ट्यूमर कैसा बन गया है?
तो चलिए शुरू करते हैं। सिटी एंड आरटी वो तो कॉमन है, कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? नेफ्रेक्टोमी करेंगे। नेक्स्ट, द पेशेंट रिक्वायर द फ्रीक्वेंट एनाल्जेसिया ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ, नेफ्रेक्टोमी करेंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा? द पेशेंट रिक्वायर द फ्रीक्वेंट एनाल्जेसिया ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। जब भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंटली एनाल्जेसिया यूज करना पड़ेगा। असिस्टेंट विद द टर्निंग, यानी कि कौन कौन सी पोजीशन देंगे? टर्निंग, कॉफिंग एंड द यूज ऑफ द इंसेटिव, स्पायरोमेट्री एंड डीप ब्रीदिंग। इसके क्या होगा? टू प्रिवेंट द एटलेक्टेसिस एंड द अदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। ये दिख रहा है, इट इज द नॉर्मल लंग, आपको दिख रहा होगा। एंड द पार्शियल लंग्स कोलैप्स, ये कोलैप्स ना हो जाए इसकी वजह से हम क्या करेंगे बच्चों? टर्निंग, कफिंग एंड द यूज ऑफ द स्पायरोमेट्री का हम बोलेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी हम बोल सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, विल्म्स ट्यूमर, या फिर उसे क्या बोला जाता है? नेफ्रोब्लास्टोमा। ये छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डेफिनेशन या फिर किडनी कैंसर पूछ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी कैंसर में हमें क्या ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। नेफ्रेक्टोमी, पोजीशन क्या देंगे, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो मैंने सब पढ़ा लिया। अब कौन सा आएगा स्टूडेंट? नेफ्रोब्लास्टोमा। अब नेफ्रोब्लास्टोमा का मीनिंग क्या? यानी कि विल्म्स ट्यूमर। तो चलिए विल्म्स ट्यूमर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दिख रहा है, आपको बच्चा दिख रहा होगा, राइट किडनी विद द विल्म्स ट्यूमर। क्या है? राइट किडनी विद द विल्म्स ट्यूमर। तो चलिए शुरू करते हैं। विल्म्स ट्यूमर है क्या? इज द मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एंड द किडनी ट्यूमर रहेगा। किसका ट्यूमर रहेगा? इंट्रा एब्डोमिनल का एंड द किडनी का ट्यूमर रहेगा। नेक्स्ट, इट मे बी मैनिफेस्ट, यानी कि साइन एंड सिम्टम कहां पर होता है? यूनिलेटरली देखने को मिलेगा, वन साइड देखने को मिलेगा, और लोकेलाइज या फिर बायलेटरली भी हो सकता है, और सम टाइम मेटास्टेटिस भी होने की संभावना रहती है अदर ऑर्गन में। मेटास्टेटिस का मीनिंग आई होप अब तो आपको पता चला होगा स्टूडेंट। मेटास्टेटिस यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जाना। चलिए, पिक लेवल कब होगा? इनटू द ईयर, कौन सी ईयर आएगी? 3 ईयर। कौन सा ईयर आएगा? 3 इयर्स। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, या फिर मास स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कहां पर? विद इन द एब्डोमिनल में। यूरिनरी रिटेंशन, ये बात बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी। व्हाट डू मीन बाय द यूरिनरी रिटेंशन? आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। यूरिनरी रिटेंशन यानी कि क्या? यूरिनरी रिटेंशन इज द कंडीशन इन विच यू आर अनेबल टू एम्प्टी द ऑल द यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर। पूरा जो यूरिन है वो हम नहीं निकाल सकते, यानी उसे क्या बोला जाता है? यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट वन इज द एनीमिया भी हो सकता है, पैलर हो सकती है स्किन, एनोरेक्सिया एंड लिथार्जी। Hypertension. Now we discuss about the hypertension. It is the caused by the secretion of the excessive amount of the renin by the tumor. Hypertension का meaning क्या? It is the mainly caused by the secretion of the excessive amount of the renin by the tumor. Tumor की वजह से कौन सा secretion बढ़ जाएगा? किसका? renin का secretion बढ़ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? hypertension. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Now we discuss about the management. It's a very important. ये देखा, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी है, और कोई दूसरा क्या आएगा? रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। देख लीजिए, पार्शियल यानी कि 80% पार्ट, और टोटल का मीनिंग क्या? पूरा पार्ट। नेक्स्ट, कीमोथेरापी। तो मैनेजमेंट में क्या होगा? पार्शियल टू टोटल नेफ्रेक्टोमी, कीमोथेरापी भी कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें भी क्या देखेंगे? प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। याद रखना, अवॉइड द पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में क्या करने को नहीं बोलेंगे? पाल्पेशन। नेक्स्ट, मेजर करने को बोलेंगे क्या? एब्डोमिनल गर्थ एटलीस्ट वंस डेली। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। कौन सा इंटरवेंशन? पोस्ट ऑपरेटिव। मॉनिटर फॉर द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंस के बारे में चेक करेंगे। मॉनिटर द बॉयल साउंड एंड द अदर साइन of the gastrointestinal activity because of the risk of the intestinal obstruction. तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये सब हम क्यों करेंगे? बिकॉज विल्म्स ट्यूमर के बाद क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्टूडेंट। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बॉयल साउंड को मॉनिटर करना पड़ेगा, और अदर साइन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी को। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट आज का हमारा लास्ट टॉपिक कैंसर रहेगा, टेस्टिकुलर कैंसर। आज थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि
छोटे छोटे टॉपिक है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेस्टिकुलर कैंसर। चलिए अब शुरू करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर। पहले तो हम डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते क्या है, तो ये ध्यान से समझना। टेस्टिकुलर कैंसर अराइज यानी कि कहां से शुरू होता है, फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम। ये बात आपको माइंड में फिट कर देनी है, कौन से कहां से होगा, जर्मिनल एपिथेलियल से शुरू होता है, फ्रॉम, और वो कहां से होता है, फ्रॉम द स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल। कौन से सेल आएंगे, स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल है, वहां से टेस्टिकुलर कैंसर अराइज होता है। या फिर नॉन जर्मिनल एपिथेलियम फ्रॉम द अदर स्ट्रक्चर इनटू द टेस्टिकल्स। आपको एक ही याद रखने की जरूरत है, अगर आपको कोई पूछे टेस्टिकुलर कैंसर अराइज कहां से होता है, तो याद रखना कौन से सेल से, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, और वो क्या है, फ्रॉम द स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल है, वहां से होते हैं, यानी कि एपिथेलियल जर्मिनल सेल। नेक्स्ट वन इज, अगर वो नहीं है तो कौन है, नॉन जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, और वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, अदर स्ट्रक्चर इनटू द टेस्टिकल्स। नेक्स्ट, टेस्टिकुलर कैंसर देखने को कब मिलेगा, मोस्ट ऑफन अकर्स बिटवीन द होम एट द एज ऑफ द 15 to 40 years। 15 से लेके 40 साल की उम्र में भी ये देखने को मिल सकता है। ए हायर रिस्क इफ द प्रेजेंट इफ देयर इज द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। अगर अपने फैमिली में अगर टेस्टिकुलर कैंसर है किसी को, तो उसकी संभावना, बच्चे में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, या फिर कोई भी फैमिली मेंबर में हो सकता है। इट इज द हायर रिस्क प्रेजेंट इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। चलिए पता चला, तो फिर से मैं समझा रहा हूं, टेस्टिकुलर कैंसर में क्या बोला मैंने, जर्मिनल एपिथेलियल, जो कि क्या है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल है, वहां से अराइज होता है। टेस्टिकुलर कैंसर देखने को कब मिलता है, 15 से लेकर 40 साल में। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हाई रिस्क रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट कोज तो किसी को पता नहीं, यानी कि द टेस्टिकुलर का जो कैंसर का कोज है वो क्या रहेगा, अननोन रहेगा, बट उसमें एक स्मॉल सा है, हिस्ट्री ऑफ द अनडिसेंडेंट टेस्टिकल। याद रखना, व्हाट आई मीन बाय द क्रिप्टोक्रेडिज्म। क्रिप्टोक्रेडिज्म का मीनिंग क्या रहेगा, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल, यानी कि टेस्टिकल को जहां पर आना चाहिए स्कॉटम में, वहां टेस्टिस पहुंची ही नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल, यानी कि उसका नाम क्या रहेगा, क्रिप्टोक्रेडिज्म। नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हैव बीन एसोसिएटेड विद द टेस्टिकुलर ट्यूमर डेवलपमेंट। यानी कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की वजह से भी क्या होने की संभावना बढ़ जाती है, टेस्टिकुलर ट्यूमर की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ ना आए तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो इमेज में मैंने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, ये पहला क्या है, दो टेस्टिकल है, चेक द वन टेस्टिकल एट अ टाइम। एक ही टेस्टिकल को हम यूज करेंगे वन टाइम। चलिए वन बाय वन हम देख ही लेते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, जो नॉर्थ सेटेम्स में भी पूछा गया है, बेस्ट टाइम टू परफॉर्म टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन इज द राइट आफ्टर ए शॉवर। यानी कि क्या, बाथिंग करने के बाद, नहाने के बाद, जब भी हम बाथिंग करें उसके बाद का बेस्ट परफॉर्म टाइम बोला जा सकता है, क्या करने के लिए स्टूडेंट, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करने के लिए। व्हेन योर स्कॉटल, तब आपकी स्कॉटल की जो स्किन रहती है वो कैसी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी और रिलैक्स रहेगी, एंड मेकिंग द टेस्टिकल इजी टू फील, यानी कि टेस्टिकल को हम इजीली फील कर सकते हैं। तो पता चला टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं स्टूडेंट, आफ्टर द शॉवर, यानी कि नहाने के बाद करेंगे, जब आपकी स्कॉटल की स्किन कैसी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी और रिलैक्स रहेगी। नेक्स्ट, इसी की वजह से जो टेस्टिकल है वो इजीली फील हो सके। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या करेंगे, जेंटली लिफ्ट द ईच टेस्टिकल एंड द ईच वन शुड फील लाइक एन एग, फर्म बट नॉट टू हार्ड एंड स्मूथ विद द नो लम्स। पता चला, जो भी टेस्टिकल हो उसे क्या करेंगे, हम लिफ्ट करेंगे, हाथ में लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो भी है हमें फील कैसा होगा, लाइक एन एग के जैसा फील होगा, फर्म होगा लेकिन हार्ड नहीं होगी। कैसी नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, एंड स्मूथ भी होगी, लेकिन उसमें कोई लम्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन यूजिंग, अब क्या करेंगे, यूजिंग द बोथ हैंड। दिख रहा है, मैं इमेज में लेके जाता हूँ इसलिए आपको इजीली पता चले। ये दिख रहा है, ये दोनों हाथ का यूज किया है।
प्लेस योर मिडल फिंगर ऑन द अंडर साइड ऑफ द ईच टेस्टिकल। पता चला, हमें दो हाथ का यूज करना है, और जो हमारी मिडल फिंगर है, कौन सी फिंगर, ये दिख रहा है इमेज में, मिडल फिंगर, ये दिख रही है, जो मिडल फिंगर ये छुपी हुई है ना पिछले टेस्टिकल के पीछे, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा। जो भी मिडल फिंगर है वो कहाँ रखेंगे, अंडर साइड, यानी कि टेस्टिकल के पीछे रखेंगे, एंड योर थंब ऑन टॉप। ये दिख रहा है, थंब आपको दिख रहा होगा, ये थंब कहाँ पे है, टॉप पे है, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो कहाँ पर रहेगी, स्कॉर्टम सॉरी टेस्टिकल के पीछे रहेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जेंटली रोल द टेस्टिकल। अब क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे, किसका, टेस्टिकल का। कैसे करेंगे, बिटवीन द थम्स एंड द फिंगर। बिटवीन किसके बीच में करेंगे, थम, ये दिख रहा है, ये थम में, और दूसरे में क्या आएगा, फिंगर में, ये दोनों क्या कर देंगे हम, उसके बीच में हम क्या करेंगे, रोल करेंगे थम्स और रोल करेंगे टेस्टिकल्स को, बिटवीन किस में रखेंगे, थम एंड फिंगर में। उसके बाद क्या करेंगे, टू फील फॉर एनी लम्स, कोई लम्स तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर मास तो नहीं है। इफ यू नोटिस एनी चेंज, अगर कुछ दिख रहा है आपको, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट मंथ, एक मंथ से लेके दूसरे मंथ में, नोटिफाई योर द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर आपको चेंज देखने को मिलता है तो हमें इजीली क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एक बार इमेज में देख लेते हैं। चेक द टेस्टिकल एट अ टाइम, होल्ड द टेस्टिकल बिटवीन योर थम्स एंड फिंगर्स, फिंगर और थम्स के बीच में हम रख देंगे, ऑफ द बोथ हैंड, दोनों हाथ से, और रोल इट करेंगे जेंटली बिटवीन द योर फिंगर, यानी कि जो भी फिंगर है मिडिल फिंगर वो कहाँ पर रहेगी, टेस्टिकल के पीछे रहेगी, लेकिन जो हमारा थंब रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, टॉप पे रहेगा। इफ यू नोटिस एनी ऑफ दिस सिस्टम सॉरी सिम्टम, हार्ड लम्स, स्मूथ और द राउंडेड bumps, change into the size, shape or the consistency, see a urological right way। अगर कुछ दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा इमरजेंसी में डॉक्टर को। तो पता चला। चलिए फिर स्टूडेंट, यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दिया, वरना वो जो रीनल था और फिर मैंने आगे जो बताया ना नेफ्रोब्लास्टोमा, वो तो बहुत ईजी था, लेकिन ये टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कब हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो आफ्टर शावर इज द बेस्ट आंसर, नहाने के बाद करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता भी चल गया होगा। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेटास्टेटिस देखने को मिलेगा। मेटास्टेटिस कहां पर देखने को मिलेगा, तो अकर्स टू द लंग्स, लीवर, बोन, एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, लंग्स, लीवर, बोन एंड द एड्रेनल ग्लैंड विया द ब्लड, ब्लड के हेल्प की मदद से, एंड टू द रेट्रोपेरिनियल लिम्फ नोड विया द लिम्फेटिक चैनल, यानी कि हर जगह मेटास्टेटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। कहाँ कहाँ पर, लंग्स में, लीवर में, बोन में एंड द एड्रेनल ग्लैंड by the help of the blood and to the retroperitoneal lymph node या the lymphatic channel। सेकंड क्या आएगा, अर्ली डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, परफॉर्म मंथली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परफॉर्म क्या करेंगे, मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, स्पर्मेटिक कोरियम, यह क्या है, वेरिकोसिल, जो दूसरा एक डिसीज कंडीशन है उसके लिए पढ़ाया है, एपिडाइमोसिस, ये क्या है, टेस्टिस, वेरिकोसिल सीन ऑन द सरफेस ऑन द स्कॉर्टम, जो वेरिकोसिल है वो दिखाई दिया है इस इमेज में। अभी नहीं, वो दूसरा हम लेक्चर पढ़ेंगे तब हमें समझाऊंगा। चलिए, परफॉर्मिंग द टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, परफॉर्म क्या कब करेंगे, मंथली करेंगे, ये बात तो मैंने बताया था, ये बात थोड़ी याद रखना। ए डे ऑफ द मंथ इज द सिलेक्टेड एंड द एग्जामिनेशन इज द परफॉर्म ऑन द सेम डे इच। अगर चलिए मान लीजिए अगर आज आज कौन सी जो भी तारीख है, आज 1 दिसंबर है, अगर आपने आज ही किया तो हम अगला कब करेंगे, जनवरी में 1 तारीख को ही करेंगे, यानी कि सीक्वेंस हमें कंप्लीट ध्यान रखनी पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द असेसमेंट। असेसमेंट में कौन कौन सा आएगा तो आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग, और फिर क्या देखने को मिलेगा, पुलिंग, यानी कि खिंचाव महसूस होगी, कहां पर होगी, इनटू द स्कॉटम, स्कॉटम में पेशेंट बोलेगा कि मुझे खिंचाव जैसा फीलिंग हो रहा है। नेक्स्ट, पाल्पेबल क्या देखने को मिलेगा, पाल्पेबल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा, गायनेकोमास्टिया में इंडिकेट द मेटास्टेटिस, यानी कि मेटास्टेटिस होने की संभावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट, डेट साइन कौन सा आएगा, बैक और द बॉन पेन आएगा, क्या आएगा, बैक पेन और द बॉन पेन आएगा, या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरवेंशन देख लेते हैं।
इंटरवेंशन में क्या करेंगे, आप सबको अब तो कैंसर कोई पूछे ना स्टूडेंट तो आपको बता ही देने का, कीमोथेरेपी और दूसरी क्या आएगी, रेडिएशन थेरेपी। ये शानदार है। चलिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कीमोथेरेपी, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द रेडिएशन थेरेपी, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द यूनिलेटरल अर्चियोटॉमी। ये बात नहीं आई आपके लिए, कौन सी आएगी, अर्चियोटॉमी, लेकिन कैसी, यूनिलेटरल। if the prescribed for the diagnosis and the primary surgical management, क्या है, it is the primary surgical management है अगर प्रिस्क्राइब किया है तो, और क्या है उस बोलते हैं उसे यूनिलेटरल यानी कि वन साइड, और द ऑर्चियोटॉमी, ऑर्चियोटॉमी का मीनिंग आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वन इज द रेडिकल ऑर्चियोटॉमी, यानी कि क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल करेंगे क्या, अफेक्टेड टिस्टिस को, स्पर्मेटिक कॉर्ड को एंड द रीजनल लिम्फ नोड। ये बात आपको फिक्स कर देनी है। सर्जरी में हम दो टाइप्स की करेंगे, यूनिलेटरल ऑर्चियोटॉमी और द रेडिकल। रेडिकल में क्या करेंगे, जो भी टेस्टिस है उसे रिमूव करेंगे, स्पर्मेटिक कोड को भी रिमूव कर देंगे एंड द रीजनल लिम्फ नोड, आजू बाजू की जो भी लिम्फ नोड रहेगी उसे भी हम रिमूव कर देंगे। ये देख लिए, ये टेस्टिकल को भी रिमूव कर देंगे, ये देखिए क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसे भी रिमूव कर देंगे, और रीजनल लिम्फ नोड यानी कि आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर, आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसके भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर। क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसके लिए स्टूडेंट, द क्लाइंट फॉर द रेट्रोपेरिनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन। अब उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए ना। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन है क्या, इस सर्जरी है टू रिमूव द लिम्फ नोड इनटू द बैक ऑफ द एब्डोमिनल, यानी कि रेट्रोपेरिटोनियल, पता चला। वो सर्जरी है, उस सर्जरी में क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्या रिमूव कर देंगे, लिम्फ नोड को, और कैसे लिम्फ नोड को, जो कहां पर प्रेजेंट रहती है, इनटू द बैक ऑफ द एब्डोमिनल, जो भी बैक ऑफ द एब्डोमिनल में क्या रहती है, लिम्फ नोड रहती है, उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कशन ऑफ द रिप्रोडक्शन एक्टिविटी, सेक्सुअलिटी एंड द फर्टिलिटी इंफॉर्मेशन एंड द ऑप्शन विद द क्लाइंट। क्लाइंट को ये सारी बातें बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, हम क्या टेस्टिकल को ही रिमूव कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो सेक्सुअलिटी, लाइफ, फर्टिलिटी इंफॉर्मेशन, ये सारी बात हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करनी चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव ऑप्शन, कैसा रखेंगे, स्पर्म स्टोरेज का भी बोल सकते हैं, डोनर इंसेमिनेशन का भी बोल सकते हैं, एंड एडॉप्शन का भी ऑप्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने टेस्टिकल रिमूव की है तो उसका ऑप्शन में भी हमें बोलना पड़ेगा। तो हमारी एज ए नर्स हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम ये सब बात बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन बहुत इजी है, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द ब्लीडिंग एंड द वुंड इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है, पहले स्लाइड में क्या है, मॉनिटर करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग का साइन है या नहीं वो मॉनिटर करेंगे, एंड द वुंड इन्फेक्शन है या नहीं वो, एंटीबायोटिक्स में भी एडमिनिस्ट्रेट टू प्रिवेंट द वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। मॉनिटर क्या करेंगे, इनटेक एंड आउटपुट, प्रोवाइड एंड एक्सप्लेन द पेन मैनेजमेंट मेथड को यूज करेंगे टू रिड्यूस द स्वेलिंग इनटू द कितने आवर्स में, शुरुआत के 48 आवर्स में। कैसे करेंगे, अप्लाई क्या कर देंगे, आइस पैक कर देंगे विद द इंटरवेनिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द क्लोथ। जो गोस पीस आता है ना, ये देखो आइस पैक दिखा है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो भी पेन हो रहा है उसे हम मिटा देंगे। नेक्स्ट, नोटिफाई द पीएचसीपी, यानी कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे अगर चिल्स है, फीवर है, इंक्रीजिंग द पेन है, या फिर टेंडरनेस देखने को मिलेगी इंसिजन साइड में, या फिर ड्रेनेज देखने को मिलेगा इंसिजन से साइड से, तो हमें क्या करेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। अब ये बात याद रखना, आफ्टर द ऑर्चियोटॉमी, कौन सी टॉमी, ऑर्चियोटॉमी करने के बाद इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द हैवी लिफ्टिंग एंड द स्ट्रेनस एक्टिविटी। स्ट्रेनस एक्टिविटी का मीनिंग क्या, ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या करना पड़ता है, ग्रेट फिजिकल एफर्ट करना पड़ता है, फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, बाय द प्रिस्क्राइब बाय द पीएचसीपी। कौन से, यानी कि डॉक्टर के अनुसार हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो बात याद रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, आफ्टर द ऑर्चियोटॉमी इंस्ट्रक्शन देंगे क्लाइंट को टू अवॉइड द हैवी लिफ्टिंग, और द सेकंड वन इज द कौन सी एक्टिविटी, स्ट्रेनस एक्टिविटी। स्ट्रेनस एक्टिविटी का मीनिंग क्या, ऐसी एक्टिविटी जिसमें ग्रेट फिजिकल एफर्ट की जरूरत पड़े। तो पता चला, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे, एक्सप्लेन पेन मैनेजमेंट मेथड को यूज करेंगे, अगर चिल्स, फीवर और पेन इंक्रीज है तो किसको बताएंगे, डॉक्टर को बताएंगे। ऑर्चियोटॉमी के बाद क्या करेंगे,
पेशेंट को बोलेंगे अवॉइड द हैवी लिफ्टिंग एंड द स्ट्रेनस एक्टिविटी फॉर द लेंथ ऑफ टाइम, जब तक डॉक्टर बोले तक। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट को बोलना पड़ेगा टू परफॉर्म द मंथली, क्या करेंगे, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे ऑन द रिमेनिंग टेस्टिकल, वन बाय वन हम क्या करेंगे, एवरी मंथ हमें टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। लास्ट वन इज द इन्फॉर्म द क्लाइंट, क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे suture will be removed approximately 7 to 10 days after the surgery and that follow up is the important। तो पता चला आफ्टर 7 से लेके 10 दिन के बाद क्या करना पड़ेगा, suture को हम रिमूव करना पड़ेगा और फॉलो अप भी करना पड़ेगा। चलिए, पता चला स्टूडेंट आज के लेक्चर में। आई होप आप सबको मेरे लेक्चर में पता चला होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर कुछ पता नहीं चल रहा तो प्लीज मुझे कमेंट भी कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और हाँ, दूसरी बात है, आपके जो लेक्चर अब थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, शानदार एमसीक्यू का सीरीज में लेके आने वाला हूँ, तो ध्यान से वो भी पढ़ना स्टूडेंट। तो आई होप मैंने पीडियाट्रिक और एमएसएन के दो चैप्टर थोड़े कंप्लीट कर दिए, यानी कि शुरुआत की है। मैंने एमएसएन में कैंसर आई होप सब फिनिश कर दिया है। ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी जो बाकी है मैं नेक्स्ट लेक्चर वो ले लूंगा, उसके बाद पूरा ऑन्कोलॉजी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं नया टॉपिक पीडियाट्रिक का स्टार्ट करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।